जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रिटिशर्स के एडवेंट यानी उनके आगमन के बारे में बात करने वाले हैं, यानी भारत में यूरोपियों के आगमन के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले मैंने डचों के बारे में पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए आज हम ब्रिटिशर्स के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिटिशर्स ये कौन थे, किस तरह से इनका भारत के ऊपर आगमन हुआ, और दूसरा किस तरह से बाकी व्यापारियों के कंपैरिजन में ये सक्सेस क्यों हुआ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनके आगमन के बारे में देख लेते हैं। 1599 में एक दुस्साहसी व्यापारी था जिसका नाम बेसिकली मिल्डन हॉल था। ठीक है, जो कि 1599 ईस्वी में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में आया था। 1599 ईस्वी में तो उसने ही अंग्रेज़ों को इस बात के लिए इंस्पायर किया कि वो दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में जा कर के व्यापार करें, क्योंकि वहाँ पर व्यापार करना इज इक्वल टू अमीर होना बराबर है। ठीक है, तो वहाँ से एक मोटिवेशन आया, वहाँ से इन्हें इंस्पिरेशन मिली, और उसके बाद फिर इन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की जो संसद थी उन्होंने एक एक्ट पारित किया जिसके अकॉर्डिंग उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में व्यापार करने के लिए इन्हें अनुमति दे दी गई। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, 1609 ईस्वी में एक्चुअली में जब 1600 ईस्वी में जब ये एक्ट बना था तो उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में व्यापार करने के लिए सिर्फ 15 साल की निश्चित सीमित समय तय कर दी गई थी। लेकिन 1609 ईस्वी में एक और एक्ट पास किया गया जिसमें इनका जो व्यापार करने का जो समय सीमा थी वो बेसिकली अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी गई। अब हम देखेंगे कि आखिर बाकी सारे व्यापारियों के कंपैरिजन में ये सक्सेस क्यों हुए। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ थी वो थी एनालिसिस। इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में होने वाले व्यापार को बहुत अच्छे से समझा, इन्होंने एनालाइज किया, और इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद उन्हें ये पता चला कि हमें अपनी आर्मी और पॉलिटिकल पावर्स का इस्तेमाल किए बिना हम सक्सेस नहीं हो सकते। और इन सारी चीज़ों के अलावा डिमांड, सप्लाई और इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखें, तभी हम अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं या फिर अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, और एक्चुअली में तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक्चुअली में डच कंपनी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो ये कंपनी बहुत छोटी थी और इसका जो कैपिटल वैल्यू भी था वो भी काफ़ी कम था। तो जाहिर सी बात है, पहले जब इन्होंने व्यापार किया तो इन्हें जो प्रॉफिट हुआ वो काफ़ी कम हुआ। इनकी कंपनी की एक बहुत ख़ास विशेषता थी जो थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी 24 निर्देशकों का एक समूह हुआ करता था, और हर एक समूह के जो डायरेक्टर चुने जाते थे वो बेसिकली शेयर होल्डर्स के द्वारा आम सभा में उनका चुनाव होता था। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों के अलावा हम बात करेंगे कि ब्रिटिशर्स को भारत में व्यापार करने के लिए और भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जब कैप्टन हॉकिंस को भेजा गया, तो 1609 ईस्वी में जब वो जहांगीर के दरबार पहुँचे तो ये बेसिकली 50,000 रुपये बोल सकते हैं हम आज के टाइम पे, तो 25,000 रुपये लेकर के पहुँचे। तो जिस तरह से इन्होंने उपहार दिया जहांगीर को, तो जहांगीर बहुत खुश हुए। और दूसरी चीज़ कि कैप्टन हॉकिंस को तुर्की बहुत अच्छे से आती थी, जिस वजह से जहांगीर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए और इन्हें मनसबदार बना लिया गया। लेकिन चूँकि हॉकिंस आए थे कि इन्हें सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल जाए, जो कि मिली नहीं, तो निराश होकर ये 1611 ईस्वी में जहांगीर के दरबार से वापस लौट आए। उसके बाद फिर थॉमस रॉ को 1615 ईस्वी में इसी चीज़ के लिए भेजा गया। हालांकि 1611 में इन्हें फैक्ट्री मिल चुकी थी। ठीक है, सूरत में ही मिली थी लेकिन मसूलीपट्टनम में मिल चुकी थी। अब हम बात करेंगे थॉमस रो के बारे में, तो 1615 ईस्वी में भी इन्हें उसी काम के लिए भेजा गया था, तो ये भी अपने काम में नाकाम हुए और 1619 में वापस आ गए। लेकिन इसी बीच इन्होंने बहुत सारे स्कैंडल या फिर षड्यंत्र, मारपीट, लूटमार और इस तरह से बहुत सारी चीज़ों से इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, अब चाहे वो प्रॉफिट पुर्तगालियों के जहाज़ों पर आक्रमण करना हो या फिर इंडियन के जहाज़ों को लूटना हो, इन सारी चीज़ों के थ्रू इन्होंने बहुत ज़्यादा माल कमाया था। क्योंकि क्या था,
इनका नौसैनिक यानी नेवी के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल अच्छा था, जिस तरह से जो कि पुर्तगालियों और भारतीयों का नहीं था, जिस वजह से उन्हें लूट लिया जाता था और उनके सामानों को जब्त कर लिया जाता था। अब इन सारी चीज़ों के अलावा हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, उनके फैक्ट्रीज़ के बारे में, किस तरह से उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया। बालासोर 1633 ईस्वी में इन्होंने बालासोर को अपने अधिकार में लिया। हुगली से पुर्तगालियों को हटाने के बाद हुगली के ऊपर इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया और वहाँ पर कारखाना बनाना शुरू किया। उसके बाद फिर क्या हुआ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इनको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो उस टैक्स देने की वजह से इन्हें बहुत सारी जगहों पर बाधाएं आती थी। तो उस चीज़ को इन्होंने धीरे धीरे करके किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश की, और उन्हें सॉल्व करने में जो सबसे ज़्यादा उन्हें हेल्प मिली वो फरमान 1651, 1656, 1672 ईस्वी में फरमान दिए गए थे, जिसके अकॉर्डिंग उन्हें इन सारी चीज़ों में जो टैक्स जो लगते थे, टैक्स अब कम लगने लगे थे, ठीक है। इन सभी के अलावा 1680 ईस्वी में क्या हुआ था कि मुग़ल बादशाह ने जजिया कर लगा दिया था। उस वक्त अकबर राजा हुआ करते थे, तो जजिया कर लगा दिया गया था। थोड़ा सा करेक्शन है, 1680 ईस्वी में सारी गलती से अकबर मुँह से निकल गया, तो वो बेसिकली औरंगज़ेब ने ये जजिया कर लागू कर दिया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, ये जजिया कर लागू करने के वजह से सूरत को छोड़ करके, क्योंकि सोमनाथ मंदिर सूरत में था, जिस वजह से सिर्फ वहाँ पर अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए टैक्स देना पड़ता था, और उन सूरत के अलावा बाकी कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। तो बंगाल में एक्चुअली में 1690 ईस्वी में धीरे धीरे इन्हें रेवेन्यू अर्जित करने का अधिकार मिल गया। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, 1690 तक इन्होंने बंगाल में अच्छी पकड़ बना ली थी, चाहे वो सुल्तानती हो, कालीकता हो या फिर गोविंदपुर हो। उसके बाद 1691 ईस्वी में इन्होंने बंगाल के ऊपर नियंत्रण रखने के बाद रेवेन्यू अर्जित करना शुरू कर दिया था, और इस टाइम पे यूँ कह सकते हैं कि 1691 में इन्होंने इलीगल तरीके से रेवेन्यू अर्जित करना शुरू कर दिया था, और धीरे धीरे इन्होंने पॉलिटिकल पावर का यूज़ करना शुरू कर दिया था इस टाइम तक। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1696 ईस्वी में एक ज़मींदार था जिसका नाम था शोभा सिंह, तो उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी। उसके बाद क्या हुआ, 1698 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने उसके खिलाफ क्या किया, 1200 रुपये में उसके जो ज़मींदारी थी वही छीन लिया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया, और इस तरह से सुल्तानती, कालीकत्ता और गोविंदपुर के ऊपर इनका अधिकार हो गया। और इन्होंने उसके बाद फिर क्या किया, कालीकत्ता का नाम कलकत्ता कर दिया, जो कि बाद में फिर मॉडर्नाइजेशन हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा हम देखते हैं ब्रिटिशर्स के व्यापार के डेवलपमेंट के बारे में, यानी ट्रेड डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। इनके फैक्ट्रीज़ के बारे में बात करते हैं हम, तो 1623 ईस्वी में मसूलीपट्टनम के ऊपर इन्होंने अधिकार किया और फैक्ट्रीज बनानी शुरू कर दी थी। उसके बाद फिर सूरत, भड़ौच और मुजफ्फरपुर, मद्रास की एक्चुअली में कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ था, मद्रास में 1639 ईस्वी में एक राजा से इन्होंने लीज पर मद्रास ली थी, और उसके बाद फिर क्या हुआ, 1640 ईस्वी में उस राजा से मद्रास छीन ली गई थी, ठीक है। और 1640 में मद्रास छीनने के बाद वहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया गया था, और वहाँ पर बेसिकली ये अंग्रेज़ व्यापारी रहा करते थे। और 1661 ईस्वी में मुंबई टापू इन्हें मिल गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों के जो राजा थे चार्ल्स, उनकी शादी पुर्तगालियों की रानी से हुई थी, जिस वजह से उन्हें भेंट के रूप में मुंबई मिला था, और अंग्रेज़ों ने मुंबई टापू लीज पर ले ली थी, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने अपने व्यापार को किस तरह से डेवलप किया ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे फ़र्रुख सियार, जो कि 1717 ईस्वी में जो फरमान जारी किया गया था फ़र्रुख सियार के द्वारा, उसके क्या क्या अचीवमेंट्स हुए जिनका फ़ायदा अंग्रेज़ों को मिला, और किस तरह से वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ अंग्रेज़ों के लिए। तो 1717 ईस्वी में जो फरमान लाया गया था, तो उसमें पहली चीज़ क्या थी कि कोलकाता के ऊपर इनका नियंत्रण, सबसे पहला तो रेवेन्यू अर्जित करने का नियंत्रण इन्हें दे दिया गया था। दूसरा, 10,000 सालाना वार्षिक ब्याज सालाना देना पड़ता था सूरत के राजा को या फिर मुग़ल के राजा को। तो
उन्हें देने के बाद बेसिकली पूरे के पूरे सूरत में ये आराम से व्यापार कर सकते थे और किसी तरह का कोई भी टैक्स इन्हें नहीं देना पड़ता था, ठीक है। क्योंकि अब जजिया कर भी, चूँकि औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल शासन धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया, जिस चीज़ का फ़ायदा अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा मिला। तो इस वजह से फ़र्रुखसियार से 1717 ईस्वी में फरमान जारी करवाया गया और इसमें अप्रॉक्सीमेटली यूँ माने तो सारा का सारा जो जितने भी अचीवमेंट्स थे सब, मतलब यूँ कहते हैं ना, भर दो झोली मेरे या मोहम्मद, तो इस तरह से इनकी झोली कुछ ज़्यादा ही भर गई थी अंग्रेज़ों की फ़र्रुखसियार की वजह से। तो 10,000 के वार्षिक देन के बदौलत पूरे के पूरे सूरत के ऊपर इनका व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। इन सारी चीज़ों के अलावा बंगाल को भी टैक्स फ्री कर दिया था, बशर्ते इन्हें 30,000 रुपये सालाना कर टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, मतलब साल में, जो कि उनके व्यापार से काफ़ी कम था, उनके व्यापार के प्रॉफिट से काफ़ी कम था। तो उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया और 30,000 रुपये सालाना वार्षिक देना इन्होंने शुरू कर दिया। इन सारी चीज़ों के अलावा इनकी एक और शर्त थी, चौथी, कि मुंबई में इनके जो सिक्के ढाले गए थे, उन सिक्कों को ये बेसिकली पूरे के पूरे मुग़ल प्रशासन में, पूरे के पूरे मुग़ल राज्य में उन सबको वैध यानी कि वैलिड माना जाएगा और उन सारे कॉइन्स की जो होती है ना वैल्यू, वो बिल्कुल सेम रहेगी। इन सारी चीज़ों के अलावा हैदराबाद के ऊपर भी इन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1764 ईस्वी में जिस तरह से बक्सर युद्ध हुआ, उसके बाद फिर से जब इन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जब दीवानी मिली, यानी कि मतलब वो बोलते हैं ना फॉरेन, क्या बोलते हैं यार, सॉरी भूल रहा हूँ, हाँ, जब से रेवेन्यू 1764 ईस्वी में बक्सर का जब युद्ध हुआ, उसके बाद से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जब इन्हें दीवानी यानी कि रेवेन्यू मिली, उसके बाद से इनका जो पावर था वो बिल्कुल भी बढ़ गया और इसके बाद से इन्होंने पॉलिटिकल पावर को गिराना शुरू कर दिया था। तो ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस फॉर्मेट में मैं यानी कि माइंड मैप के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बेटर है या फिर मैं एक काम करूँ कि इन सारी चीज़ों को लिख करके लाऊँ जैसे मैं पहले की वीडियोज़ में करता था? तो ये चीज़ आप मुझे बताइए कमेंट करके। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।